एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम फिशेस के बारे में दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो उनकी गिल्स के स्ट्रक्चर को डील करेंगे, प्लस साथ में पढ़ेंगे कि फिशेस में रिस्पायरेशन कैसे हो रहा। ये कुछ रेफरेंसेस हैं। अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीजें क्लियर करती हूँ। एक टर्म आपने सुना होगा ब्रीदिंग, और एक होता है रिस्पायरेशन। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, बट हम इन दोनों को इंटरचेंजेबल पोजीशन पे यूज कर लेते हैं। मतलब आप कहीं कहीं देखेंगे ब्रीदिंग के लिए रिस्पायरेशन भी बोल रहा है, जो आप ब्रीदिंग का फिनोमेना उसको रिस्पायरेशन में भी एक्सप्लेन किया जा रहा है, लेकिन आपको थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए, ब्रीदिंग में आप इनहेल करते हैं, आप अंदर ले रहे हैं ऑक्सीजन को, और एक्सहेल करते हैं, आप बाहर रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इनहेल आपने क्या करा, ऑक्सीजन करा, और एक्सहेल आपने करा कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअल में रेस्पायरेशन में क्या होता है, जो आपके जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, इस ग्लूकोज से आप क्या बनाएंगे, एनर्जी। एनर्जी बनने के साथ यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हैं ब्रीदिंग में, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल ग्लूकोज से एनर्जी बनाने में होता है, और आपको एज अ प्रोडक्ट जो CO2 मिलता है, उसी को आप ब्रीदिंग के थ्रू बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये दोनों ना लिंक्ड है एक तरीके से। हालांकि आपको बहुत सारी जगहों पे इनको मतलब जहाँ पे ब्रीदिंग वर्ड होना चाहिए, वहाँ पे रिस्पायरेशन भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। मतलब ये इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए कि रिस्पायरेशन क्या है बस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गिल से। तो फिश गिल्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। फिशेस में जो गिल्स हैं वो उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, जैसे हम में लंग्स होते हैं। दे अलाउ एक्वेटिक एनिमल टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। गिल्स किस में हेल्प करते हैं, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है, डिफ्यूज ऑक्सीजन है पानी में, उसको वहां से लेने में। हम एयर में डिफ्यूज ऑक्सीजन ले रहे हैं, वही जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, उसमें जो डिफ्यूज ऑक्सीजन है उसको लेते हैं। The fish gills is the primary site for respiration. प्राइमरी साइट है रेस्पिरेशन के लिए। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जो मेन गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर आ रही है, तो वो गिल्स में होता है, इसीलिए गिल्स आर द प्राइमरी साइट फॉर रेस्पिरेशन। ऑस्मोरेगुलेशन भी होता है वहाँ, एसिड बेस बैलेंस होता है, नाइट्रोजन एक्सप्रेशन, एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ सर्कुलेटिंग हॉर्मोन्स। तो ये सारे काम है जो फिशेज में जो गिल्स हैं वो करते हैं। लोकेटेड ऑन द ईदर साइड ऑफ फेरिंग्स और बिटवीन बकल कैविटी एंड फेरिंग्स रीजन। कहाँ पे, मछली के फेस के दोनों साइड। फॉर ये वाला डायग्राम देख रहे हैं, आप ये मछली देख रहे हैं ना, इसके दोनों साइड, इस साइड भी गिल्स प्रेजेंट है और इस साइड भी गिल्स प्रेजेंट है। तो क्या लिखा है, ईदर साइड, मतलब दोनों साइड्स में क्या है, आपके गिल्स प्रेजेंट है। और या तो फेरिंग्स के बगल में मिलेंगे आपको, या बकल कैविटी और फेरिंग्स वाले रीजन में आप कह सकते हैं। Each gill is supported by a bony structure called gill arch. अच्छा, अगर आपको याद है, जब मैंने प्रीवियस वीडियो में जिसमें हमने बोनी फिशेस के बारे में और आपके कार्टिलेजनस फिशेस के बारे में पढ़ा है, तो मैंने आपको उसमें कुछ एक पॉइंट बताया था कि जो कार्टिलेजनस फिशेस होती है उसपे गिल स्लिट्स ओपन होते हैं एनवायरमेंट पे, एक्वेटिक एनवायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। जबकि जो बोनी फिशेस है उनमें गिल स्लिट्स के ऊपर एक बोनी कवरिंग होती है, जिसे आप ओपरक्यूलम कहते हैं। जब आप मछली बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो आप ड्रॉ करते वक्त यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये ओपरक्यूलम होता है, बोनी होता है। इसके अगर आप इसको मान लीजिए ये मछली है, इसके ऊपर ओपरक्यूलम, इसको उठाएंगे ना ऐसे, इसके नीचे यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, गिल स्लिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये होता है। ओके, ईच गिल से सपोर्टेड बाय अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल आर्च। हर जो गिल है वो किससे सपोर्टेड है, आपका गिल आर्च, जो कि एक बोनी स्ट्रक्चर है। अगर मैं अब आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये वाला है कि ऐसे फिश है, यहाँ पे गिल स्लेट्स प्रेजेंट, ये गिल्स प्रेजेंट है, और उसके ऊपर ऐसा ओपरक्यूलम रखा है। अब आपने ओपरक्यूलम हटाया, ओपरक्यूलम आपने हटाया, तो आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो ये है। तो आपको ये व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, जिससे गिल्स के फिलामेंट अटैच है। ये सब मिलके गिल्स बना रहे हैं। ये पूरा क्या है बेटा, गिल्स है। ठीक है, ये गिल्स है, और इसमें आप देखेंगे कि गिलाज एक चीज होती है, फिलामेंट एक स्ट्रक्चर होता है। तो जो गिल आर्क है वो एक बोनी स्ट्रक्चर है, जिससे फिलामेंट्स अटैच होते हैं। ये रेड वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप,
दीज आर फिलामेंट्स। ओके, तो यही बोल रहे हैं कि हर जो गिल है उस एक बोनी स्ट्रक्चर से सपोर्टेड रहता है, जिसे गिलाश कहते हैं। गिल आर्च इज ओरिएंटेड वर्टिकली ऑन द साइड ऑफ फिशेस, फिशेस के साइड में इस तरीके से, अगर ये फिश के ऐसे मुंह है तो इसके साइड्स में ऐसे ओरिएंटेड रहते हैं, बिहाइंड द हेड, हेड के पीछे। गिल्स आर कंपोज्ड ऑफ काउंटलेस फिलामेंटस स्ट्रक्चर, बहुत सारे फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जिन्हें गिल फिलामेंट कहा जाता है, जो मैंने यहाँ पे भी दिखा है। ये जो रेड वाला आपको ऐसा ट्यूबुलर जैसा स्ट्रक्चर है ना, दिस इज व्हाट, यही क्या है, फिलामेंट्स है। ओके, जो किससे अटैच है, गिल आर्क से अटैच्ड है। द गिल आर्क प्रोवाइड सपोर्ट टू होल्ड दिस फिलामेंट्स, इन फिलामेंट्स को होल्ड कर रहा है कौन, करे रहता है, गिल आर्च करे रहता है। गिल filaments extend out horizontally from the gill arch. Each gill filament produce many branches called primary lamellae, and primary lamellae branch out into tiny secondary lamellae. तो मान लीजिए ये अगर एक गिल आर्च है, सपोज दिस इज गिल आर्च, तो इससे इस तरीके से ऐसे हॉरिजॉन्टली इस तरीके से क्या अटैच होंगे, आपके गिल गिल फिलामेंट्स अटैच होंगे, और गिल फिलामेंट्स में आपको प्राइमरी लैमेला और सेकेंडरी लैमेला जैसे स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे। ईच फिलामेंट, जो गिल फिलामेंट है उसमें क्या है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। व्हेन वाटर एंटर इनटू फिशेस, जब पानी फिशेस में एंटर करेगा थ्रू माउथ, माउथ के थ्रू, एंड पासेस थ्रू द गिल्स, और गिल से पास करेगा, मतलब पहले कहाँ से एंटर करा, माउथ से एंटर करा, और कहाँ पासेस करा, गिल से पास करा। जो कैपिलरीज प्रेजेंट है किसमें, आपके गिल्स फिलामेंट्स में, वो वहां उस पानी में से ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, एक्सट्रैक्ट कर लेती है, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर देती है, रिमूवल कर लेती है। अब अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये था आपका, ये जो स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज ऑपरक्यूलम, और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर ऐसे वर्टिकली प्रेजेंट होता है, बोला ना गिल आर्क कैसे होते हैं मछली में, ऐसे वर्टिकली है, वर्टिकली प्रेजेंट है। ये जो आपको दिख रहे हैं येलो येलो स्ट्रक्चर्स, दिस आर गिल आर्क, इन्हीं को आपको थोड़ा हाईलाइट करके यहाँ पे दिखाया गया है डिटेल में, ये गिल आर्क है। इन गिल आर्क से क्या अटैच्ड होते हैं, गिल्स फिलामेंट्स। तो ये आपको जो रेड जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, आपकी गिल फिलामेंट्स है। ओके, ये क्या है, आपके गिल फिलामेंट्स। इस गिल आर्च में आपको ब्लड सप्लाई दिख रही है, ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं। नाउ फिर क्या पढ़ा था कि गिल फिलामेंट्स में आपके लैमेले मिलेंगे। तो इस गिल फिलामेंट, एक गिल फिलामेंट को और जूम करके दिखाया गया है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये वाले स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ऐसे, रैक जैसा स्ट्रक्चर जो बना रहा है, तो ये क्या होते हैं, आपके लैमेले। और इसमें अगर आप और डिटेल से देखेंगे, यहाँ पे ये रेड वाला पोर्शन आर्टरीज है, ये ब्लू वाला पोर्शन वेन्स बनाया गया, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला बीच में जो नेटवर्क होता है वो होता है कैपिलरीज। तो इस तरीके से क्या अरेंजमेंट है गिल्स का। ओके, these secondary lamellae are stacked in parallel over primary lamella, which itself arranged in a rack-like structure. आप देख रहे हैं ये lamellae कैसे हैं, रैक जैसे हैं, ऐसे रैक होती है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसा अरेंजमेंट है इनका। Such arrangement, इनका ऐसा arrangement क्या, of functional unit of fish gills dramatically increase the surface area of एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, क्या एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। आई थिंक मेरे पास इसका और डायग्राम होगा। यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, ये क्या है, एक फिलामेंट के अंदर का डायग्राम है, आप देख रहे हैं ये क्या है, लैमेले हैं, ये रैक जैसे अरेंज है आप। ओके, तो ये था हमारा क्या, गिल्स इन फिशेस। क्या पढ़ा गिल्स इन फिशेस में, गिल्स क्या है आपका, फंक्शनल मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वहां पे क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। किससे बने हैं गिल्स, गिल्स में बने होते हैं गिल्स फिलामेंट से, और उन गिल फिलामेंट को सपोर्ट कौन करा हुआ है, एक बोनी स्ट्रक्चर जिसे आप गिल आर्च कह रहे हैं। गिल फिलामेंट्स के अंदर आपको अरेंज रैक्ड वे में अरेंज मिलेंगे, एक दूसरे के पैरेलल मिलेंगे अरेंज ऐसे स्ट्रक्चर्स, जिन्हें आप क्या कह रहे हैं, लैमेले। ओके, उन लैमिने में क्या है, ब्लड सप्लाई है, वहां पे आपको आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज देखने मिल जाएंगे। चलिए, अब देखते हैं फिशेस में रेस्पिरेशन। The main function of respiration in fishes is to enable the gaseous exchange between water and fishes. Main function क्या है respiration का, gaseous exchange करने का, किस किस चीज के बीच में, आपका पानी और आपका ब्लड के बीच में। The basic structure of respiration is gills. जो respiration में basic और functional structure जो सबसे ज्यादा important role play करता है, that is gills. कहाँ located है, either side of pharynx, हम पढ़ लिए ये जी,
और इन कार्टिलेजिनस फिशेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कार्टिलेजिनस फिशेस में गिल्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं, मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है एक्वेटिक एनवायरनमेंट के, जबकि बोनी फिशेस में गिल स्लिट्स कवर्ड होती हैं ओपर्क्यूलम्स, राइट, ये पढ़ लिया है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लैमिना। जो फंक्शनल यूनिट है आपकी, जो फंक्शन करेगी मेजर, वो क्या है आपका लैमेला। ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं रैक जैसा, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट है, कैपिलरीज है, वेन्स है, जो मेजर जो जो आपका मेन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो रहा होता है ना, वो इस पोर्शन में होता है, इसीलिए ये फंक्शनल है। अगर हमारे केस में आप लेंगे तो हमारे उसमें लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसके अंदर डिवाइड करते हैं हम, ब्रोंकाई पढ़ते हैं, ब्रोंक्यूल्स पढ़ते हैं, लेकिन जो फंक्शनल यूनिट है लंग्स की वो क्या है, एल्वेलाई। क्यों, क्योंकि जो मेन डिफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, वो वहां हो रहा है। तो सिमिलरली फिशेस के केस में गिल्स रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, लेकिन गिल्स के अंदर भी जो आपका गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो लैमेला में हो रहा है। ओके, इसीलिए क्या बोला है, लैमेला इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिकॉज इट इज द साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि वो क्या है, गैसियस एक्सचेंज की साइट है। गिल आर्च कंटेन टू रोज ऑफ गिल फिलामेंट फॉर्मिंग द वी शेप। अब ये डायग्राम देखिए, ये एक गिल पकड़ के लेके आ गए, ये जो आपको येलो पोर्शन दिख रहा है गिल आर्च, और इससे क्या रेंज है आपके, ये गिल फिलामेंट। अब जो एक गिल आर्क होता है उससे दो फिलामेंट निकलते हैं, ये एक और दो, ठीक है। इसी को रोज में दिखाया था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहली रो ये है और दूसरी रो ये है जो इस गिल आर्क से निकली है। तो एक गिलास से कितने फिलामेंट्स निकलते हैं, दो फिलामेंट्स निकलते हैं। दीज रोज टुगेदर कॉल्ड होलो ब्रांच एंड अ सिंगल रो नोन एज हेमी ब्रांच। यहाँ पे देखिए, ये तो दो निकले, ठीक है। अब यहाँ इस वाला डायग्राम देखिए, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, एक रो पूरी ये हो गई, और दूसरी रो क्या हो गई आपकी, ये वाली। आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं ना, दो अलग अलग दिख रही है। तो अगर इन दोनों जो आपकी रो है उनको एक साथ बोलेंगे तो इन्हें होलो ब्रांच बोलते हैं। मतलब ये वाली रो और ये वाली जो रो है, ये दो रो मिलकर के एक साथ होलो ब्रांच कहलाती है। और अगर सिर्फ आप एक रो को कंसिडर करेंगे तो वो उसे हेमी ब्रांच कहते हैं। तो कितनी ब्रांच होती है, दोनों जो दो रो है वो मिल करके होलो ब्रांच बना रही है, और जो सिंगल है, मतलब मान लीजिए जैसे ये पूरा एक है, ये होलो, ये आपकी दोनों होलो ब्रांच है। और अगर एक ही की बात करेंगे तो वह हेमी ब्रांच है। तो जो बोनी फिशेस होती हैं उनमें फोर होलो ब्रांच होते हैं। तो ये जो डायग्राम आपको दिखाए हैं यहाँ पे, ये बोनी फिशेस का है, क्योंकि इसमें आप कितने ब्रांचेस देख पा रहे हैं, चार ही बने, एक दो तीन चार। तो चार एरोटिक सॉरी चार आर्क हैं आपके, गिल आर्क हैं, तो चार ही होलो ब्रांच बनेंगी, राइट। लेकिन अगर आप ये देखेंगे, दो दो की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये आठ हो जाएंगे, तो आठ हेमी ब्रांच हो गई। सिमिलरली कार्टिलेजनस फिश में कितनी होंगी, इसके अलावा यहाँ पे एक और आ जाएगा, फाइव होलो ब्रांच आ जाएगा, और 5 into 2 करेंगे तो 10 हेमी ब्रांच आ जाएगा। तो समझ रहे हैं ना, अगर आप सिंगल रो लेंगे किसकी, गिल फिलामेंट की सिंगल रो लेते हैं तो उसे आप हेमी ब्रांच कहते हैं। अगर एरोटिक सॉरी गिल आर्क में प्रेजेंट गिल फिलामेंट्स की दोनों रोज लेंगे तो उन्हें आप होलो ब्रांच लेंगे। ओके, अब देखिए काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिशेस में रिस्पायरेशन इसके थ्रू ही होता है। मैं आपको जस्ट एक जस्ट देती हूँ ह्यूमन बींग्स के थ्रू, ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाए। देखिए रिस्पायरेशन में क्या करा हमने, जो प्रोसेस हुई वो क्या हुई, ध्यान से समझिए। ये है आपका, हमने इनहेल करा तो ऑक्सीजन अंदर ली, ऑक्सीजन अंदर चलेगी कहाँ, लंग्स में। लंग्स में भी चले गया एल्वियोलाई में, क्योंकि एल्वियोलाई मेजर साइट है आपका जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। और ये एल्वियोलाई ब्लड कैपिलरीज से क्या होती है, रिच होती है। तो ये आपका आपका क्या हो गया, ये आपका ब्लड कैपिलरीज होगी जो एल्वियोलाई में है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन यहाँ एम्प्टी स्पेस में जाएगी, ये है एल्वियोलाई के अंदर की कैविटी। तो यहाँ क्या चले गई, ऑक्सीजन चले गई। ये ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है, और ब्लड में आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, एल्वियोलाई में आ जाती है, और इसको आप क्या कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा होता है, बट डिफरेंट तरीके से। ध्यान से लीजिए, कौन सा मैकेनिज्म कहते हैं उसे, काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसको ना हम पहले एक काम करते हैं, पहले मैं आपको डायग्राम के में थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, फिर डायग्राम।
As in other organisms, gaseous exchange take place in fishes. Fishes में भी gaseous organism gaseous exchange होता है जैसा दूसरे organisms में होता है, और इस gaseous exchange के लिए उनके पास क्या है, gills है. It is interesting to note that the amount of diffuse oxygen is much more less than the amount of diffuse oxygen in air. अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो पानी में होगा घुला हुआ वो कम होता है बजाय एयर के. इसीलिए जो ब्रीदिंग जो रेट होता है रेस्पिरेटरी रेट सॉरी जो ब्रीदिंग रेट होता है आपका एक्वेटिक एनिमल्स में वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. हम में ब्रीदिंग रेट कम होगा, फिशेस का ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगा क्योंकि उन्हें पानी में से ऑक्सीजन लेनी है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन का अमाउंट इन जनरल कम देखा गया है इन कंपैरिजन टू दैट प्रेजेंट इन द एयर. ओके, सो टू मैक्सिमाइज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. अब फिशेस को ऑक्सीजन का अमाउंट तो रिक्वायर्ड है, भले पानी में कम है ज्यादा डजेंट मैटर, उनको जितना चाहिए उनके सफिशिएंट तो चाहिए ना. तो अपना ऑक्सीजन का इनटेक वो मैक्सिमाइज कर सके इसीलिए वो काउंटर करंट मैकेनिज्म को यूज करते हैं. एज द नेम सिग्निफाई, जैसे इसका नाम बताता है, इसमें क्या होता है, ब्लड का फ्लो कैपिलरीज के अंदर और पानी का फ्लो कैपिलरीज के बाहर, या आप कह सकते हैं ब्लड का फ्लो गिल्स के अंदर और पानी का फ्लो गिल्स के ऊपर से होता है अपोजिट डायरेक्शन में. तो काउंटर करंट में पहली बात जो आपने समझनी है, दो चीजों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, एक तो ब्लड के अंदर हो रहा है और दूसरा वाटर के इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है, राइट. तो इन दोनों का ही डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट. मतलब अगर ब्लड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और यही हेल्प करता है फिशेस में आपका मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक करने में. कैसे, इसको डायग्राम से समझते हैं फिर हम यहाँ जाएंगे इसके जो वर्ड्स हैं इन पे. ओके, तो ये देखिए, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये है आपका वाटर और रेड वाला पोर्शन है आपका ब्लड. दोनों ही में क्या है, आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ये जो बीच में इतना पोर्शन दिखाया है ये मैंने गिल्स के लिए स्पेसिफिकली दिखाया है. ओके, अब मैं इसे 3 रीजन में डिवाइड कर देती हूँ ताकि हम इजीली पॉइंट वाइज समझ सकें. देखिए, जब वाटर माउथ के थ्रू एंटर करता है, माउथ के थ्रू क्या करेगा, एंटर करेगा और कहाँ जाएगा, आपका गिल्स में जाएगा, तो उसके पास मैक्सिमम ऑक्सीजन का अमाउंट. देखिए, और जब आपका जो ब्लड है गिल्स में एंटर करता है उसके पास लो ऑक्सीजन कंटेंट हो, लो ऑक्सीजन कंटेंट होता है. अब ये कैसे दिखेगा आपको, अगर सिर्फ आप सिर्फ वाटर वाला नोटिस करें तो पहले जब एंटर करा था 100% ऑक्सीजन थी, आगे चलते चलते वो कम होके 80 हो गई और आगे चलते चलते वो और कम हो गई 60 हो गई, राइट. तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो रहा है. वहीं जब ब्लड में देखेंगे, ब्लड में पहले एंटर करी थी 40% ऑक्सीजन के साथ, आगे चलते चलते वो 60% हो गया और आगे चलते चलते वो क्या हो गया, 80% हो गया. कैसे हो रहा है ये समझिए. यहाँ पे देखिए क्या बोला है, इस लाइन को देखिए, द लो ऑक्सीजन ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट लो है, विच इज जस्ट एंटरिंग द गिल्स, जो गिल्स में जस्ट एंटर कर ही रहा है, मीट लो ऑक्सीजन वाटर. वो किससे मीट करता है, लो ऑक्सीजन वाटर से. सिंस देयर इज मोर ऑक्सीजन इन वाटर, द ऑक्सीजन कैन फ्लो फ्रॉम वाटर टू द ब्लड. अगर इस पॉइंट पे फोकस करें, सी वाले पे, क्योंकि इस पॉइंट से ही ब्लड गिल्स में एंटर कर रहा है. तो अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंपेयर ऑक्सीजन क्या होता है, लो कंटेंट होता है. लेकिन अगर आप वाटर और ब्लड कैपिलरीज को कंपेयर करेंगे, आप ये देखेंगे कि वाटर में अभी भी ऑक्सीजन जो ब्लड में प्रेजेंट है उससे ज्यादा है. इसीलिए जो ऑक्सीजन है वो 60 से कौन से परसेंट की टुवर्ड्स मूव करेगा, 40 की टुवर्ड्स. अब ये जो 40 था इसने ऑक्सीजन गेन करा, आगे चलते चलते ये कितना हो गया, 60 हो गया. लेकिन फिर इस रीजन में आप देख रहे हैं ब्लड के पास सॉरी वाटर के पास अगेन ऑक्सीजन का कंटेंट क्या है, ज्यादा है. फिर वाटर से आपका ब्लड में आ जाएगा. अब 60 अपना 60 से आगे चला और 80 हो गया. लेकिन फिर आप उस पोर्शन पे देखेंगे कि वाटर के पास अभी भी जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है. इसीलिए ऑक्सीजन आपका वाटर से कहाँ जाएगा, ब्लड में. तो जब ये काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रहा होता है, ये रन ही इस तरीके से होता है कि जो मैक्सिमम वाटर है, सॉरी हर पॉइंट पे जो वाटर है, हर पॉइंट पे जो वाटर में ऑक्सीजन है, उसका अमाउंट हर पॉइंट में प्रेजेंट ब्लड में जो ऑक्सीजन है उससे हमेशा ज्यादा ही हो. इसीलिए हमेशा ब्लड वाटर सॉरी ऑक्सीजन वाटर से कहाँ आएगा, आपका ब्लड में आएगा.
ओके, अब ये लाइन देखिए, लाइकवाइज द हाई ऑक्सीजन ब्लड विच हैज नियरली पास द एंटायर ऑफ द गिल, ये जो पूरा गिल को पास कर लिया और उसके पास हाई ऑक्सीजन ब्लड है, मीट द फ्रेश हाई ऑक्सीजनेटेड वाटर, किससे मिलेगा, जो फ्रेशली हाई ऑक्सीजनेटेड वाटर है जिसमें 100% ऑक्सीजन है, लेकिन फिर भी ब्लड का ऑक्सीजन भी ज्यादा है, वाटर का ऑक्सीजन भी ज्यादा है, लेकिन अगर दोनों में कंपेयर करते हैं तो हर पॉइंट पे वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, इसीलिए ऑक्सीजन वाटर से कहाँ आ रही है, इजीली आ रही है ब्लड में। ये होता है आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब अगर आप कंकरेंट मैकेनिज्म समझेंगे तो आप इजीली आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। सपोज मान लीजिए इन फिश इंस्टेड हैड फ्लोइंग द ब्लड इन सेम डायरेक्शन, अगर ब्लड सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा, मान लीजिए ये 100% है, तो यहाँ पे जो आ रहा होता है ब्लड वो भी मैक्सिमम क्या बोलते हैं ऑक्सीजन के साथ, मान लीजिए ये पहले इसको डिवाइड करते हैं, 80 कर लेते हैं, देन 60 कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं। अब मान लीजिए जो गिल्स में एंटर कर रहा है, गिल्स में जो ऑक्सीजन कर रहा है वो लो ऑक्सीजन, ये हाई ऑक्सीजन कंटेंट के साथ है और ये आपका लो ऑक्सीजन कंटेंट के साथ आएगा, तो मान लीजिए ये हो गया आपका 50%। अब यहां से ये लेगा तो ये रीच कर गया मान लीजिए आपका 60%। ओके, और यहाँ कहीं बीच में हम 70 बना देते ताकि हम समझ, ठीक है, 60 हो गया। अब इस पॉइंट पे भी ज्यादा था तो इसने ऑक्सीजन गेन किया, एक पॉइंट पे आकर के क्या होगा, ब्लड और जो आपका वाटर में ऑक्सीजन का कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ब्लड में भी 70% ऑक्सीजन है और आपको वाटर में भी 70% ऑक्सीजन है, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, उससे क्या होगा, जहां पे दोनों में अमाउंट सेम हो गया तो वहां पे डिफ्यूजन तो होना ही नहीं है, क्योंकि डिफ्यूजन के लिए एक आपकी कंडीशन होती है कि कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, दो चीजों के कंसेंट्रेशन में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, एक जगह अगर ज्यादा होना चाहिए तो दूसरी जगह क्या होना चाहिए, लो। अब जहां पे ये वाली प्रोसेस हुई इसके बाद तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो फिर ये तो मतलब ये तो हार्म हो जाएगा, उनको डेथ कॉज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या नहीं हो रहा है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो यही लिखा है, इफ इन फिश इंस्टेड हैड ब्लड फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में होगा water through the gills, the low oxygen blood entering the gill would meet the first high oxygen water entering the gill, तो जो low oxygen blood था वो हाई ऑक्सीजन वाटर के साथ मीट करा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन वुड क्विकली पास फ्रॉम वाटर इनटू ब्लड, क्विकली ऑक्सीजन वाटर से पास कर जाएगी अंटिल ऑक्सीजन लेवल ऑफ ब्लड एंड वाटर रैपिडली बिकम द सेम, तब तक, सिर्फ तब तक जब तक ये दोनों में जो अमाउंट है वो दोनों का सेम ना हो जाए, और जैसा ही ऐसा होगा ऑक्सीजन जो का जो डिफ्यूजन है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, और ये प्रोसेस पूरा हॉल्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन आपका पास नहीं होगी, ऑक्सीजन पास नहीं होगी, रिस्पायरेशन नहीं होगा, रिस्पायरेशन नहीं होगी, एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई भी एक्टिविटी फिश नहीं कर सकती, इसीलिए काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है फिशेस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि काउंटर करंट क्या है, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म का मेन रोल इसमें है कि हमेशा जब भी पानी और आपका जो ब्लड है ऑक्सीजन के साथ फ्लो कर रहे हैं तो हमेशा उन दोनों के बीच में एक क्या बना रहे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहे, हमेशा पानी में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू जो ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट है, ताकि हर हमेशा एवरी टाइम क्या हो कि पानी से ऑक्सीजन का अमाउंट कहाँ चले जाए, ब्लड में चले जाए। वही आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपके क्या है, लैमेले हैं, ये आपका करा हाई ऑक्सीजन वाटर वाटर एंटर करा, और यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे आपका हाई ऑक्सीजन ब्लड एंटर करा, लेकिन फिर भी क्या होगा, पानी में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ब्लड, तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा आपका ऑक्सीजन, ब्लड में, और यहाँ जाते जाते जब पानी क्रॉस कर रहा है उसे तो ऑक्सीजन का अमाउंट उसमें कम हो गया, तो उसको जो मीट कर रहा है, जो ब्लड मीट कर रहा है वो भी लो ऑक्सीजन वाला है, और लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में वाटर में अभी भी ऑक्सीजन ज्यादा है, तो पानी हम सॉरी ऑक्सीजन हमेशा वाटर से किस में आ जाएगी, आपकी ब्लड में आ जाएगी। तो ये था आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म जिसके थ्रू आपका फिशेस में रिस्पायरेशन होता है। Now interesting point, as we can see in case of counter current concurrent flow कौन सा वाला था, जिसमें सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे, the blood and water flow in same direction, दोनों सेम डायरेक्शन में करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड है सिर्फ आधा, टोटल जितना भी टोटल है उसका आधा अमाउंट का क्या उठा पाएगा,
वो ले पाएगा, क्या आप बोलते हैं, आपका ऑक्सीजन ले पाएगा, ठीक है। लेकिन जबकि काउंटर करंट में देखा गया है कि आपका काउंटर करंट होने की वजह से फिशेस 90% ऑफ ऑक्सीजन तक वाटर में से ले पाती हैं। इसीलिए यहाँ पे जब हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ा भी था, तो यहाँ पे पढ़ा था कि क्या बोलते हैं, वो अपना क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है, वो अपना मैक्सिमाइज इनटेक करता है ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और वीडियो अपलोड होने के बाद आपको जो इसके नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल दैट इज बायोलॉजी विद जागृति, वहां पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। एंड थैंक यू।